मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। लोकसभा चुनाव अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। भाजपा ने तो प्रथम उम्मीदवारों का प्रथम लिस्ट भी निकाल दिया। वैसे में सब जगह एक ही चर्चा है कि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होंगे, और चौक चौराहा से लेके और राजनीतिक गलियारों में भी इसी की चर्चा चल रही है और संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसको लेकर पूर्वी चंपारण में एक बहुत बेहतरीन वीडियो कल हमने दिया था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आज हम बात करने जा रहे हैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र की। और इसका पूरा विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक चंद्रभूषण पांडे जी। सर, आपका स्वागत है। और साथ में कि अभी शिवहर में तो ऐसे भी दबंगों का रहा है शुरू से, और केवल जो भी हैं वो अपने आप को अकेला बताने वाले लोग हैं। तो उस स्थिति में अभी जो चुनाव होने जा रहा है उसमें कैसे क्या होता दिख रहा है आपको? शिवहर लोकसभा क्षेत्र की कुछ भौगोलिक बनावट ऐसी है कि वह विभिन्न कारणों से बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए जगह है। यह सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर के बीच में यह जगह है, जो पहले क्राइम और बाढ़ के लिए जाना जाता था। ऐसे ऐसे राजनीति के क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ कहते हैं। उसका कारण यह है कि ये संसदीय क्षेत्र का निर्माण का मैंने जब से फॉर्म हुआ तब से ज़्यादा राजपूत उम्मीदवार ही यहाँ से विजयी होते रहे हैं, और उसमें बड़े पुराने नेता और स्वतंत्रता सेनानी लोग भी थे। जैसे कि आपको मैं स्मरण दिला दूं कि 77 से शुरू हुए तो ठाकुर गिरजानंदन सिंह जी थे। उसके बाद श्रीमती रामदुलारी सिन्हा जी थी, जो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी और गवर्नर भी रही थी। उसके बाद श्री हरिकिशोर सिंह जी थे, जो केंद्र में मंत्री भी हुए थे, विदेश मंत्री भी थे और एम्बेसडर भी हुए थे। उसके बाद आनंद मोहन जी यहाँ से 2 बार जीते थे। और ये इस तरह 77 से 99 तक सिर्फ राजपूत लोग ही यहाँ से विजयी होते रहे हैं। 99 में सबसे पहले आरजेडी के अनवारुल हक वहाँ से विजयी हुए थे, और अनवारुल हक के बाद 2004 में सीताराम सिंह जी, जो पूर्वी चंपारण के मधुबन क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे और बिहार के मंत्री भी थे, तो सीताराम सिंह जी 2004 में वहाँ से जीते थे। और 2009 में वहाँ श्रीमती रमा देवी जी को टिकट मिला। दल बदल करने के कारण आरजेडी से वो भाजपा में गई और उनको टिकट मिला। और 2009, 2014, 2019 में ये विजयी होती रही। तो जातिगत जो वहाँ पर समीकरण है उसमें वैश्य, राजपूत, दलित, मुसलमान और अन्य जाति के जो लोग हैं वो हैं। लेकिन इसमें राजपूत और वैश्य ये दोनों का वर्चस्व अभी तक रहा है। और इधर वर्तमान समय में वैश्य राजपूत लोग को रिप्लेस करने में वैश्य जाति के उम्मीदवार लोग आकर के विजय प्राप्त करते रहे। उसमें रमा देवी जी हाँ, जो अब चौथी बार लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब टिकट उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन अपनी तैयारी में वह लगे हुए हैं, और ये चौथी बार होगा अगर उनको टिकट मिला तो। उस क्षेत्र से, उस शिवहर से। शिवहर के जो बनावट है उसमें 6 कंस्टिट्यूंसी है विधानसभा का, जिसमें 4 विधानसभा क्षेत्रों में पर ये भाजपा काबिज है और 2 विधानसभा क्षेत्रों में आरजेडी का प्रतिनिधि जीते हुए हैं। तो शिवहर ये अपनी बार ये 23 फरवरी को 22-23 फरवरी को जो बिहार विधानसभा में कॉन्फिडेंस मोशन का जो मामला आया था, उसमें इसका नाम ऊपर उठ करके आया, इसलिए कि आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद जो हैं वो शिवहर के विधायक हैं और आरजेडी विधायक हैं, जो पाला बदल करके भाजपा के साथ चले गए। और उस दिन से वहाँ की राजनीति में जो है सो हलचल मचना शुरू हुआ है, जो ये आगे अभी चलेगा।
तो ऐसा समझा जाता है कि जिस दिन वो फ्लोर क्रॉस कर गए, वो चले जाए ट्रेजरी बेंच पे जाकर के बैठ गए, तो यह चर्चा का विषय बना कि उनकी माँ लवली आनंद जो है, उनको बीजेपी से टिकट अब शिवहर क्षेत्र से मिलेगा। तो बात ही चर्चा में चल रही है, लेकिन इस बात के सपोर्ट में और अगेंस्ट में बहुत सारी बातें हैं कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाजपा का। वहाँ मामला सीट अदला बदली का हो गया है और यही टंगल है कि पिछले चुनाव में 2019 में वो वहाँ पर सीतामढ़ी से जो टिकट मिला था जिस डॉक्टर को, जेडीयू का सीट था, वो जेडीयू को टिकट के खाते में गया था। डॉक्टर वरुण को वहाँ से टिकट दिया गया था। बाद में उन्होंने इनकार कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जब वो इनकार कर दिए तो वहाँ भाजपा के एमएलए थे उस समय सुनील कुमार पिंटू जी। तो अंत में जो है, तो पिंटू जी को भाजपा के नेता होते हुए भी उनको जेडीयू के टिकट पर लड़ना पड़ा था और वो वहाँ से सांसद निर्वाचित घोषित हुए। तो अब नीतीश कुमार जी के आरजेडी के साथ जाने पर, आरजेडी के साथ फिर भाजपा में आने के बाद पिंटू जी लटके हुए हैं राजनीतिक ढंग से वहाँ। तो अब वो वास्तव में आदमी भाजपा के हैं, लेकिन टिकट से वो अभी सांसद जब तक भंग नहीं हो जाता है तब तक वो जदयू के हैं। तो अब यह मामला हो रहा है कि ये पिंटू जी को अगर वहाँ पर ये भाजपा के लिए अगर सीट जेडीयू छोड़ देता है तो पिंटू जी वहाँ से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। अब पिंटू जी के बदले अब वहाँ पर देवेश ठाकुर को, जो अभी संप्रति ये विधान परिषद के सभापति हो गए हैं, तो अगर उनको टिकट मिलता है जेडीयू से, तब पिंटू जी को एडजस्ट करने के लिए शिवहर में भाजपा को टिकट देना पड़ेगा। तो यह इसका निर्णय अभी पूरा हो नहीं पाया है। और इसी सब के बीच में जो इन लोगों के अलग अन्य जो उम्मीदवार हैं, जो अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं एनडीए के तरफ से उन लोगों की श्रृंखला अलग है। और ये लोग, तो ये समस्या का समाधान जब तक नहीं होता है तब तक यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कोई नए कैंडिडेट आ रहे हैं। जो लोग दावा कर रहे हैं उन पर भी विचार किया जाएगा कि नहीं विचार किया जाएगा। तो इस बात के स्पष्ट होने तक यह बात लटकी रहेगी। मूल रूप से जो लोग यहाँ आपको शिवहर में ये अभी जो एनडीए के तरफ से उम्मीदवारी की घोषणा कर रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं भरपूर ढंग से, उसमें शिवहर से जैसे अभी तो वर्तमान वहाँ रमा देवी जी हैं, तो रमा देवी जी तीन टर्म रह चुकी हैं। तो रमा देवी 3 टर्म रह चुकी हैं और उम्र की रेखा के अनुसार हो सकता है कि इनको टिकट न भी मिले। तो जब न मिलेगा तो पिंटू जी को अगर वहाँ जगह नहीं मिला तो सीतामढ़ी में, तो पिंटू जी ही उम्मीदवार होंगे। ये राजनीतिक ढंग से यह स्पष्ट लगता है। लेकिन इसके अलावा एक और भी बड़ा अचंभित कर रहे हैं या लोमहर्षक चीज है कि जो सीताराम सिंह वहाँ के सांसद थे, उनके 2 पुत्र, राणा रणधीर सिंह की बात भी होती है और उनके एक दूसरे पुत्र हैं जो सुराज में है, रणजीत सिंह, उनकी चर्चा भी होती है। ये भाजपा के एनडीए के जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो अपनी उम्मीदवारी वहाँ रख रहे हैं, तो उसमें मधुबन विधानसभा क्षेत्र के जो रणधीर सिंह हैं, श्री सीताराम सिंह के पुत्र हैं, पहले जो वहाँ के एमपी हुआ, मंत्री भी रहे हैं। हाँ, मंत्री भी थे और शिवहर से एमपी भी रहे हैं। उनके पुत्र हैं, वो भी उसके एक संभावित उम्मीदवार हैं। लेकिन जो भाजपा का यह नीतिगत जो निर्णय लिया है कि हम किसी विधायक को कैंडिडेट अभी नहीं बना रहे हैं, तो हो सकता है कि उम्मीदवारी जो है सो, तब तो उसी स्थिति में पवन जायसवाल की भी चर्चा हो रही है। हाँ, उनकी भी उम्मीदवारी तो इसमें दो आदमी की उम्मीदवारी जो है सो एक साथ जो है सो खटाई में पड़ेगा। उसमें पवन जायसवाल ये इधर से आ रहे हैं
उधर से मधुबन से रणधीर सिंह आ रहे हैं। तो ये दोनों उम्मीदवार तो अच्छे हैं, लेकिन ये विधायक होने के कारण ये लोग छट रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। तो जैसे आप बता रहे थे कि रणधीर सिंह का एक जो विधायक हैं भाजपा के मधुबन के, उनके छोटे भाई हैं, वो रणजीत हैं। तो वो जन स्वराज से अपनी उम्मीदवारी चाह रहे हैं। तो वो भी लगे हुए हैं, अपना वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक घोषणा भी की थी। उन्होंने घोषणा की थी कि हमारे भाई लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। हाँ, तो ठीक है। ये राजपूतों का वहाँ वर्चस्व है। राजपूत जाति के जो उम्मीदवार होते हैं, मतलब कि उस चित्तौड़गढ़ को फिर जिंदा करने का प्रयास पूरा हो रहा है, पूरा चल रहा है। लेकिन बात चर्चा ये है कि वो सीट चित्तौड़गढ़ के जाएगा कि वैश्यों को जाएगा। हाँ, ये भी एक मामला है। हाँ, क्योंकि मान लीजिए कि राधा मोहन सिंह यहाँ से हैं, अगर इनको यहाँ से सीट मिल गया तो ये भी क्षत्रिय हैं, तो फिर वहाँ क्षत्रियों को तो नहीं देगा भाजपा। हाँ, वहाँ नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता। उस पर हम लोग बाद में आएंगे कि पहले राजपूत कैंडिडेट लोग का दावा ज़्यादा हो रहा है कि हम यहाँ से लड़ेंगे। तो उसमें विभिन्न पार्टियों के राजपूत लोग आ रहे हैं। अब कितने राजपूत उम्मीदवार एक साथ जमा होते हैं तो उसकी भी हानि होगी और एडजस्टमेंट हो सकता है कहीं। तो उसमें आप जैसे राणा रणधीर सिंह एक नंबर में आए। उसके बाद एक सुजीत कुमार सिंह हैं। सुजीत कुमार सिंह IRS अफसर हैं। अच्छा। तो IRS हैं बाहर में, लेकिन वो 2 वर्षों से वहाँ पर जो पूरा अपना वो काम कर रहे हैं, वहाँ पर टूर्नामेंट करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, कोच करा रहे हैं। और इनकी पत्नी का नाम स्वर्णा सिंह है। अच्छा। ये भी विधायक हैं भाजपा के कहीं से, है ना, दूसरे जगह से। तो ये भाजपा में अपना ये किस्मत, तो ये अभी नौकरी में है। ये टिकट कैसा में, ये टिकट हमारा फाइनल होगा तो हम BRS में ले लेंगे। तो ये भी बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं और ये 2 वर्षों से वहाँ पे जमे हुए हैं। ये दूसरा राजपूत कैंडिडेट ये भी हैं। उसके बाद आप आ जाइए कि एक आशुतोष शंकर सिंह है। आशुतोष शंकर सिंह ये पुणे में इनका कारोबार है, लेकिन ये भाजपा पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। भाजपा के? हाँ, अच्छा। भाजपा पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पुणे में, महाराष्ट्र में हैं। लेकिन ये भी बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं और ये भी वहाँ पर लगे हुए हैं, एकदम अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि हमको टिकट मिलेगा, हम इस यहाँ के कैंडिडेट हों। ये आशुतोष जी हुए। उसके बाद अभी तो माहौल जो है सो देख रहे हैं श्री राम जी का अयोध्या के बाद, और योगी जी से प्रेरणा लेकर के एक महंत जी भी आ गए हैं वहाँ। तो उनका नाम है महामंडलेश्वर योगी अखिलेश्वर दास जी। तो महामंडलेश्वर जी जो हैं, इनका मठ कहाँ है? इनका मठ महाराष्ट्र में है। अच्छा। हाँ, वहाँ के कहीं के मठ के महंत है। मठ है महाराष्ट्र में, मठाधीश बनना चाहते हैं शिवहर का। शिवहर का। अच्छा। आई रहने वाले हैं ढाका और पताही के बीच में। अच्छा। वहाँ के इस कंस्टिट्यूंसी के निवासी हैं। तो इनको प्रेरणा मिली कि श्री राम जी का वहाँ मंदिर बन गया है, अब हम लोग जोगी लोग का जो है आ गया। आज जोगी हम लोगों के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। तो इन्होंने आकर के पिछले साल संजय जायसवाल जी के माध्यम से भाजपा ज्वाइन कर लिया। अच्छा। और यह इस इंटेंशन के साथ कि हमको चुनाव लड़ना है, हम कैंडिडेट हैं, है ना। और ये जो है जब से आए हैं तो विकास सब कोई कुछ टूर्नामेंट करा रहा है, कोई रैली करा रहा है, कुछ कर, ये जो है सो जग करा रहे हैं। अच्छा। है ना, जग में लोगों को बुला रहे हैं, भंडारा चल रहा है। एकदम खूटा ठोक करके आ गए हैं कि अब हमको चुनाव लड़ना ही लड़ना है ना। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है दूसरा, कि संजय जायसवाल जी इनको लाए हैं, मतलब इनके पीछे संजय जायसवाल का लॉबी है। और संजय जायसवाल का लॉबी तो बड़ा भारी है। हाँ, बात है। हाँ, तो यहाँ के मैंने भाजपा के पार्टी का अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे भी भाजपा के ऊपरी नेताओं के साथ बताया जाता है कि बड़ा मधुर संबंध है। तो इनको एश्योरेंस दिए होंगे कहीं से, निश्चित रूप तभी मंडलेश्वर जी आए होंगे। तो ये अलग जगह रहे हैं, मतलब ये भी भारी उम्मीदवार हैं। भारी उम्मीदवार हैं, धुनी रमा रहे हैं। और इनके पीछे बहुत लोग चल रहा है, भंडारा चल रहा है। ये भी एक बहुत सीरियस वहाँ से। आप भी तो उसी क्षेत्र से हैं सर, कभी आपको प्रसाद वगैरह मिला कि नहीं? नहीं, पता ही में भंडारा हुआ है। हाँ, हुआ।
हाँ। अच्छा, एक है नूतन माला सिंह, है ना? ये नूतन माला सिंह वहाँ भाजपा की कार्यकर्ता है, नेता है, फंक्शनरी है। तो ये भाजपा में बहुत दिनों से हैं, तो ये भी कैंडिडेट हैं। महिलाओं को जो परसेंटेज जो मिल रहा है, तो इनका कहना है कि यह सीट महिला का है, इसलिए भाजपा के महिला को टिकट दिया जाए, तो इनका भी दावा अपना है। ये भी प्रचार में गाँव-गाँव घूम रही हैं, है ना? सच यह है कि पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र बगल में है, बड़ा है, राजनीति का केंद्र है, लेकिन इससे ज़्यादा प्रचार प्रसार में चुनाव का शिवहर बहुत आगे है। ना कैंडिडेट्स का भी तो हम देख रहे हैं, आप बता रहे हैं पूरा हाँ, भीड़ लगा हुआ भीड़ है लगा वहाँ। हुआ है। इतना इतना भीड़ जल्दी कहीं नहीं नहीं है। है। सीतामढ़ी में भी नहीं है। मोतिहारी में नहीं है, हाँ, बकेल सीतामढ़ी छोड़ में दिया नहीं। जाए। हाँ, तो यही मामला है। इसके बाद वहीं श्वेता गुप्ता जी हैं, जो डॉक्टर वरुण की पत्नी हैं, तो सीतामढ़ी की हैं, तो वो भी खुद चुनाव लड़ना चाहती वो हैं। भी एनडीए से है। हाँ, एनडीए से। अच्छा। तो वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो वैश्य से भी लोग हैं और राजपूत जाति से भी ज़्यादा लोग हैं। इस खेमा में इतने लोग हैं। और इधर आपके विपक्ष में जो इंडिक है, इस गिरोह में, गुट में सबसे पहला नाम है सैयद फैसल अली जी का। जो सैयद फैसल अली जी हैं, ये पिछले 19 में 2019 चुनाव भी में लड़ा ये था। श्रीमती रमा देवी की से इनकी प्रतिद्वंदिता थी, और रमा देवी से ही हारे हैं। और रमा देवी से हारने वाले में ये हैं, उसके बावजूद भी अपना ये अब किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं, और ये लालू जी के परिवार के बहुत ही सेकंड पोजीशन में थे पिछली बारी। हाँ, सेकंड पोजीशन सेकंड था, लेकिन परसेंटेज बहुत कम था। रमा देवी 22 और 44% का अंतर था। हाँ, अंतर था, तो अंतर बहुत बड़ा था। रमा देवी जब वहाँ लड़ने गई 2003 में, 2009 में, तो उसको 2,33,000 वोट मिला। उसके बाद 2014 में उसको 3,72,000 वोट मिला था, और 2019 में उनको 6,08,000 वोट मिला था। मतलब ग्राफ सीधे बढ़ता जा रहा है। तो रमा देवी के प्रतिद्वंदी तो जरूर थे सेकंड, लेकिन बहुत पीछे थे। हाँ, लेकिन वोट में ही पीछे थे, वो बात अलग है। राजनीति में बहुत आगे हैं, और ये लालू जी के नजदीकी बहुत नजदीकी हैं, और ये आरजेडी का पूरा राजनीति यही चलाते हैं। नए लोगों को इंडक्ट करना, वैसे वैसे लोगों को चिन्हित करना जो उस पार्टी के लायक हों, जिस कारण वहाँ पसंद किया जाता है, वैसे वैसे लोगों का चुनाव करना इनका काम है। तो ये सबसे ज़्यादा ये समझिए कि सैयद फैसल अली दावेदार हैं, और ये अपना वहाँ पर काम कर रहे हैं। दूसरे मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ हैं फारूक शेख। फारूक शेख वहाँ पर ये पार्टी के आरजेडी के एमएलसी हैं और लोकल हैं। तो फारूक शेख का भी दावा प्रबल है। वो चाह रहे हैं कि हमको टिकट मिले, और हम इतने दिन से काम कर रहे हैं आरजेडी के लिए। तो फारूक शेख और इनमें प्रतिद्वंदिता है, और ये लोग अपना कारोबार में लगे हुए हैं। रमा सिंह का भी नाम सुनते हैं। अब रमा सिंह जी भी ये फैसल अली साहब के जब से हैं लगे हुए, रमा सिंह भी वहाँ पहले ही से लगे हुए हैं। ये दोनों, ये आपके फारूक शेख और रमा सिंह। तो फारूक शेख का नाम इस साल पहले आ रहा है दावेदारी में, लेकिन ये फैसल ये जो हैं, इनके साथ इन्होंने दावेदारी की थी उसी समय रमा सिंह, और वो सुटेबल अपना प्लेस समझ रहे हैं, राजपूत बहुल्य क्षेत्र समझ रहे हैं, इसलिए रमा सिंह की मैंने प्रबल इच्छा है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ें। इसके अलावे भी आरजेडी मैंने कैंप से, चाहे कांग्रेस कैंप से, और भी जो संगठन ये इंडिक में जो लोग हैं, इन लोग में से अभी और कैंडिडेट हैं जिसका स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो उसमें कांग्रेस के भी अमित कुमार टोन्ना जी हैं, वहाँ से जो रीगा से शायद पहले से विधायक रहे हैं, वो भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, है ना। तो उनका भी दावा है कि यह सीट कांग्रेस को दिया जाए और यहाँ से हम लोग अपना चुनाव लड़ें। तो स्थिति यही है। अभी यह मैंने टिकट मिलने वाला है, टिकट का निर्णय बाकी है, लेकिन ये लोग अपना प्रचार प्रसार लोगों से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है, और
जोगीराज जी जो आए हैं सो भंडारा उंडारा सब चला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सजग हो गया है, इसलिए कि नक्सल बहुल क्षेत्र है ही शिवहर, और अपराध के ग्राफ में भी इसका ग्राफ बहुत ऊंचा है, और चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ यह क्षेत्र है। तो इस सब को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन भी उस कंस्टिट्यूंसी के प्रति बहुत संवेदनशील है। इसका 3 कंस्टिट्यूएंसी तो पड़ता है चंपारण में, हाँ, तो चंपारण की राजनीति से भी बहुत प्रभावित होता है। हमको लगता है कि 60% प्रभावित होता है। 60% प्रभावित हाँ, होता है। हाँ। अब एक प्रश्न ये है कि 2 ही वहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट देखे जा रहे हैं, या तो वैश्य या राजपूत। राजपूत। हाँ, ये और माइनॉरिटी तो खैर पहले भी रहा है और अभी भी है, हाँ। मजबूत उसकी हिस्सेदारी है। हाँ। लेकिन अगर इधर देखें, इन दोनों की बात करें, तो इसमें से संभावनाएं नजर क्या आती हैं कि चित्तौड़गढ़ बचेगा या कि ढहेगा? सवाल है कि अपनी बार जो जातिगत गणना हुई है, उसमें यह स्पष्ट हुआ है कि वैश्यों की संख्या ज़्यादा है। वहाँ अच्छा, वैश्य की संख्या ज़्यादा है। तो उस गणना के जानकारी होने के बाद वैश्य लोग इस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि हम लोग क्या यह सीट है, हम लोग इस पर तो लड़ेंगे। पार्टियां भी हाँ। इसको ध्यान में रखेंगी, पार्टी भी निश्चित इसको रूप से। कंसिडर करेगी। कर ही रही होगी। और इधर महागठबंधन में ये मुस्लिम कैंडिडेट लोग हैं, ये लोग इस पर अपना दावा कर रहे हैं। मुस्लिम कैंडिडेट लोगों के पास भी वोट है, लेकिन वहाँ से अभी कैंडिडेट हुआ नहीं है कोई, है ना। और पूर्वी चंपारण में भी मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी है, जो इनके विधानसभा क्षेत्र में है। उसमें जैसे ढाका वगैरह में तो बहुत है। ढाका क्षेत्र है, इसलिए वो लोग ज़्यादा इधर ही राजनीति करते हैं, उधर कम करते हैं, इधर ज़्यादा करते हैं। तो इसी तरह इन लोगों का उम्मीदवारों का हलचल है। मतलब स्पष्ट रूप से अभी कहा जा सकता है कि कुछ भी क्लियर नहीं है, दावेदारियां लोग कर रहे हैं, क्लियर नहीं है। ये चित्तौड़गढ़ वाली जो बात थी, उसमें एक लेकुना लग गया कि गणना में ये पता चला कि वैश्यों की संख्या ज्यादा है, तो निश्चित रूप से वैश्यों की दावेदारी थोड़ी मजबूत हो जाएगी। दूसरी बात, और रमा देवी के बढ़ते हुए वोट को देख करके हाँ, उदाहरण लगता है, क्योंकि लगातार उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे उनका एज जो भी हो, लेकिन भाजपा का एक उद्देश्य यह भी है कि जहां विनिंग कैंडिडेट है उसको दिया जाए। तो उस स्थिति में हो सकता है कि रमा देवी पर गेम खेला जाए, इनकार नहीं किया जा सकता है। और एक और मामला बढ़ता है कि अब पूर्वी चंपारण में किसको दिया जा रहा है, किस जाति के उम्मीदवार यह भी एक बनाया जा रहा फैक्टर है कि अगर वहां पर अगर किसी, जैसे मोतिहारी में राधा मोहन सिंह यहाँ प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर के एमपी हैं, तो अगर राधा मोहन सिंह जी को अगर यहाँ टिकट भाजपा दे रही है, तो वहां पर तो इसी जाति के कैंडिडेट को टिकट नहीं देगी। अच्छा, तो ऐसा है कि अब मोतिहारी में किस वर्ग से, किस समाज से, किस जाति से यहाँ पर भाजपा अपना उम्मीदवार उतार रही है, तो उसी को ध्यान में रख करके वहाँ पर उस जाति के कैंडिडेट को रखा जाएगा। नहीं तो मोतिहारी के बगल में जो बेतिया है वो भी वैश्य को ही मिला है, तो अगर मोतिहारी में भी वैश्य को मिल जाए तो भी गड़बड़ है, नहीं चलेगा। और मोतिहारी में अगर राजपूत को अगर टिकट दे तो शिवहर में नहीं होने, एकदम नहीं दिया जा सकता है। तो ये भी फैक्टर है कि इन सब कंस्टिट्यूंसी को देखते हुए ही किसी ने। अच्छा, एनडीए के पास कोई मुस्लिम उम्मीदवार है नहीं वहाँ? ना, एनडीए के पास नहीं है, मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। तो कहने का मतलब है कि चित्तौड़गढ़ बचेगा या नहीं, इसका कई फैक्टर है। और उसमें हमने कहा जो पलीता लगाने के लिए ये जो जनगणना हुआ है, वो भी काफी है, क्योंकि वैश्यों की स्थिति को ज्यादा मजबूत बना रहा है। वैसे स्थिति में देखना है, आने वाले समय में 2-4 दिनों में ही बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन लड़ाई दिलचस्प होगा शिवहर का, इसमें कोई शक नहीं है। और सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन मोतिहारी की भी राजनीति का असर वहां पड़ता है, यह स्पष्ट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके विचार से वहाँ कौन बेहतर से बेहतर कैंडिडेट होगा, इसको ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।